नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेज में। मेरा नाम है अजय। आज हम लोग साइंस की अपनी जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसकी 10वीं सीरीज़ है, उसको देखेंगे। इसमें हमारे 30 महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न हैं जो आगामी किसी भी रेलवे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला प्रश्न है, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है। मैं आपको 3 से 4 सेकंड दूंगा, आपको बताना है कमेंट करके इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा N2O, अर्थात नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, N2O जो होती है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड होती है, इसे हम लोग लाफिंग गैस के रूप में भी जानते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा चैनल पर जो लोग नए आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है। 2 होती है, 0 होती है, 1 होती है, 3 होती है। तो आइए हम लोग पहले पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, इसमें क्या है, ये हमारा 7 आवर्त होते हैं पीरियोडिक टेबल में। 1 आवर्त, 2 आवर्त, 3 आवर्त, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, जो पहली आवर्त होती है इसमें हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। इसमें क्या होती है, जो तत्वों की संख्या जो कक्षा होती है 1 होती है। ठीक है, 1 होती है हाइड्रोजन और हीलियम में। ठीक है, उसके जो लिथियम होती है उसमें कितनी होती है, इसके एटॉमिक नंबर इसका होता है 3। तो हमारे जो पहले कोष में होता है इलेक्ट्रॉन, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और दूसरे कोष में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार सारे में 2 कक्षे होंगे। उसके बाद आता है हमारा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, जो हमारे तीसरे कक्षा में है आवर्त में। उसमें क्या होती है, 3 कक्ष होते हैं। ठीक है, कितने कक्ष होते हैं? 3। कैसे? जो हमारा सोडियम होता है उसका हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, जो हम पहले इलेक्ट्रॉन जो पहले कक्षा में भरते हैं उसमें हमारा 2 भरा जाता है और दूसरे कक्षे में हमारा होता है मैक्सिमम 8 भर सकते हैं, तो हमारा 10 हो गया। ठीक है, लेकिन जब एक और बचा है तो उसके लिए हम तीसरे कक्षे में जाएंगे। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो कक्षा कितनी हो गई, 3 ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 2 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित किया जाता है तो उसमें उत्पन्न करंट कितना होगा? तो आपको यहाँ क्या क्या दिया है पहले ये देखना होगा। हमको आवेश दिया है, ठीक है, सॉरी, हमको यहाँ पे क्या दिया है, आवेश का टाइम दिया है। ठीक है, और कूलाम दिया है, चार्ज दिया है। चार्ज हमारा क्यू का मान दिया है 2 और टाइम दिया है हमारा 1 सेकेंड। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, आई पूछा है। तो इन तीनों से मिला के कोई फार्मूला बनता है, आपको याद है? तो इसका एक फार्मूला बनता है, क्यू बराबर आई टी बनता है। तो हम लोग यहाँ क्यू के स्थान पर 2 रख देंगे, टी के स्थान पे हम लोग 1 रख देंगे। आई का मान हमारा आ जाएगा 2 एम्पियर। क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? मुख्य दूरी, खंभा, या फिर फोकस, या फिर छेद, जिसे हम अपेचर भी कहते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं पहले किसे क्या कहते हैं। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, इसमें हमारा क्या है, उत्तल लेंस है और ये हमारा अवतल लेंस है। ठीक है, पहला वाला हमारा उत्तल लेंस है, ये हमारा अवतल लेंस है। इसका जो व्यास होता है, सॉरी, इसका जो व्यास होता है इसे हम लोग अपेचर भी कहते हैं, जिसे हिंदी में छेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छेद। जिसको डायमीटर होता है उसे हम लोग अपेचर कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, छेद। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? ऑप्शन ए तीसरा, प्रथम, 9वां, चौथा। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि न्यूलैंड के जो आवर्ती वर्गीकरण थे उसमें क्या नियम था। ठीक है, जो हमारा न्यूलैंड का जो आवर्ती वर्गीकरण था उसमें अष्टक का नियम होता था। अष्टक का नियम क्या है, पहले हम लोग उसका न्यूलैंड का आवर्त सारणी देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया था कि जो भी तत्व होगा, जो हमारा इसमें न्यूलैंड का जो अष्टक का नियम दिया था, उन्होंने कहा था कि पहला तत्व जो होगा वो 8वें तत्व से उसके गुण मिलेंगे। ठीक है, जो हमारा पहला इसमें हाइड्रोजन था तो इसका 8वां तत्व होगा, कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। 8वां हमारा फ्लोरीन, जो हाइड्रोजन की जो गुण होंगे इससे हमें फ्लोरीन से मिलेगा। ठीक है, तो उस प्रकार क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि जो हमारा 10वां तत्व होगा वो किससे उससे प्रॉपर्टी मिलेगी। जब पहले का हमारा मिल रहा है किससे, 8वें से, तो दूसरे का मिलेगा हमारा किससे, 9वें से, और तीसरे का मिलेगा हमारा 10वें से। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तीसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु संख्या N है। इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? आपको बताना है। तो जैसा कि आपको पता ही है
कि जो परमाणु संख्या होती है वो हमारी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ परमाणु संख्या हमारी n होती है, n है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी n ही होगा। अगर यहीं पर आपसे न्यूट्रॉन पूछा होता है तो न्यूट्रॉन क्या होता है, जो परमाणु भार W बराबर क्या होता है, हमारा होता है परमाणु संख्या n प्लस n होता है। n होता है न्यूट्रॉनों की संख्या और यहाँ पे n जो है परमाणु संख्या होती है। ठीक है, अगर आपसे न्यूट्रॉन पूछता है तो हमारा क्या होता है W माइनस कैपिटल N बराबर हो जाता है स्मॉल n। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। NaCl किससे बना होता है? ऑप्शन ए है एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से। ऑप्शन दूसरा है एक मजबूत अम्ल और एक कमज़ोर क्षार से। ऑप्शन सी है एक कमज़ोर अम्ल और एक कमज़ोर क्षार से। ऑप्शन डी है एक कमज़ोर अम्ल और एक मजबूत क्षार से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से मिलकर हमारा क्या बनता है, लवण अर्थात नमक प्लस वाटर। कैसे बनता है, इसका फॉर्मूला होता है जैसे HCl हो गया और क्या होता है NaOH। जब इसका रिएक्शन होती है तो हमारा क्या बनता है NaCl जो हमारा साधारण नमक होता है प्लस H2O बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो HCl होता है हमारा एक मजबूत एसिड होता है। ठीक है, मजबूत अम्ल होता है, और जो NaOH होता है एक मजबूत क्षार होता है। ठीक है, अगर यहीं पर एक मजबूत अम्ल रहे और एक कमज़ोर क्षार रहे, ठीक है, जो इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, जो इसका अम्ल बनेगा वो एक मजबूत अम्ल बनेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि अगर 3 कोष होंगे और उसमें बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका जो हमारा नियम होता है किसके ऑक्टेट के नियम के अकॉर्डिंग होता है, तो पहले कोष में क्या होता है, दूसरे कोष में क्या होता है, तीसरे कोष में क्या होता है। ठीक है, पहले कोष में हमारा अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरे कोष में हमारे अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन और जो अंतिम कोष में कह रहा है 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भी होने चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन जब इसमें हम भर देंगे टोटल कितने हो जाएंगे, 3 3 6 1 7, एक और हम भर देते हैं 8 8 इसमें और 2 8 8 16 2 18। तो हमको पता होना चाहिए कि जो 18 एटॉमिक नंबर होता है वो किसका होता है, वो हमारा होता है आर्गन का। तो ऑप्शन हमारा 20 सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्तर कितना होता है, आपको बताना है कि मानव का जो शरीर होता है उसका pH मान किसके बीच में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 से 7.8 के बीच में होता है मानव शरीर का pH, अर्थात ये एसिडिक नहीं होता है। 7 के बाद होगा ये हमारा लवणी प्लस क्या होगा, क्षारी होगा। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन बी पोन्स, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी मेडुला। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मेडुला। जो हमारे मेडुला होती है इसके द्वारा ही हमारे रक्तचाप, लार, उल्टी आदि को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। एक काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान g है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कितना होगा। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, गुरुत्वाकर्षण g बराबर हमारा होता है स्मॉल g बराबर कैपिटल G me अपान RE स्क्वायर, जिसमें हमारा me होता है पृथ्वी का मास और जो RE होता है पृथ्वी का रेडियस। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसका जो मास है आधा है और रेडियस भी आधी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो इसको चलिए हम देखते हैं। g बराबर हो जाएगा हमारा कैपिटल G me, इसको मास को हम लोग आधा कर देते हैं me/2 कर देते हैं, तो और जो RE है हमारा उसको भी आधा कर देते हैं, तो RE को जो आधा करेंगे इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ RE हो जाएगा और नीचे हमारा आ जाएगा 4, तो 4 ऊपर जाएगा हमारा। ठीक है, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा रिजल्ट, g बराबर हमारा आएगा 2g me अपान RE स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, जो अगर किसी भी ग्रह का उसका हमारा मास आधा कर दें और रेडियस उसकी आधी कर देंगे तो वहाँ का गुरुत्वाकर्षण का मान 2g के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संख्या वाला एक तत्व का क्षारीय ऑक्साइड होगा। तो कल की वीडियो में हम लोग बताया था आपको कि जो होते हैं हमारे जो अम्ल होते हैं उनके ऑक्साइड हमारे क्षार होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड देते हैं, और जो हमारे धातु होते हैं, जो हमारी धातु होती हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो हमारी क्षारीय होती हैं। ठीक है, हाँ क्षारीय होते हैं, और जो हमारी अधातु होती हैं, अधातु होती है
उसके ऑक्साइड हमारे अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, क्षारीय पूछा है। तो क्षारीय के लिए हमको क्या अम्ल धातु को पता करना होगा। तो इसमें परमाणु क्रमांक दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें देखना है कि हमको कौन सा इसमें धातु है। ठीक है, इसमें धातु कौन सा है आपको पता करना है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा 17 होता है ये हमारा किसका होता है, क्लोरीन का होता है। ठीक है, और 7 हमारा किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। 6 हमारा होता है कार्बन का होता है। लेकिन जो 20 होता है हमारा, ये हमारा होता है कैल्शियम का। कैल्शियम एक हमारी धातु होता है, और धातुओं की ऑक्साइड जो होती है हमेशा क्षारीय होती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण का उपयोग या नहीं है। आपको बताना है कहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जो रियर व्यू दर्पण के होते हैं वो हमारे उत्तल दर्पण वहाँ यूज होते हैं, जबकि हेडलाइट्स में, सेविंग के दर्पण में वहाँ हम लोग अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। लेकिन जो कार होती हैं वो देखे होंगे आप लोग, खिड़कियों के बगल जो उस कार में जो दर्पण लगे होते हैं वो हमारे उत्तल दर्पण होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है। आपको बताना है कैलिक्स तथा कोरोला, कोरोला तथा पुंकेसर, कैलिक्स तथा कार्पल्स, पुंकेसर तथा कार्पल्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पुंकेसर तथा कार्पल। पुंकेसर क्या होता है, एक हमारा नर जनन अंग होता है, जबकि कार्पल्स जिसे हिंदी में अंडप कहते हैं ये एक मादा जनन अंग होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं हड्डी में, उपास्थि में, स्नायु में, शिराओं में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शिराओं, जिन्हें इंग्लिश में टेंडन कहा जाता है। ठीक है, टेंडन में क्या होता है, सफ़ेद फाइबर उच्च मात्रा में पाए जाते हैं तथा टेंडन का जो कार्य होता है अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने में किया जाता है। एथेनॉल का, मेथेनॉल का, ईस्टर का, एथेनोइक एसिड का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ईस्टर का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, इत्र बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकी जाती है या 80 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाती है और अपनी मूल स्थिति में लौट आती है, गति के 7वें सेकंड के बाद इसके विस्थापन का परिणाम होगा। जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड दिया है। ठीक है, तो आपको इसमें विस्थापन बताना है कितना होगा। तो इसमें क्या होगा, 2 फार्मूले यूज होंगे। कौन कौन से, एक तो हमारा गति का दूसरा फार्मूला कौन सा होता है, हमारा एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। ठीक है, और एक होता है इसमें हमारा यू का मान नहीं दिया है। ठीक है, यू का मान इसमें नहीं दिया, तो हम लोग यू का मान निकालने के लिए गति के तीसरे समीकरण का उपयोग करेंगे। तो गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2GS या 2AS होता है। तो जी हमारा ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, यू का मान हमको निकालना है और वी हमारे प्रारंभिक वेग 0 है। ठीक है, और यू स्क्वायर का मान हमको निकालना है -2 इंटू 10, जी का मान 10 इंटू एस का मान जो हमारा है ये हमारा है 80। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1600। ठीक है, और जब यू का मान निकालेंगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब चलिए हम लोग विस्थापन निकालते हैं। ठीक है, विस्थापन के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, एस बराबर यू टी वाला यूज़ करेंगे, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ भी जी का मान ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यू के स्थान पे क्या रख देंगे हम लोग, यू का मान अभी हम लोग निकाले थे 40 इंटू टाइम कितना है 7 सेकेंड है, -1/2 इंटू 10 टी स्क्वायर अर्थात 49 हो जाएगा 7 का। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 40 इंटू 7 करेंगे तो हमारा 280 आ जाएगा। ठीक है, 280, इसको -2 से हमारा 10 कट गया तो 5 आ गया, 49 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 245 आ जाएगा। ठीक है, जब 280 में से 245 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 35 मीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 35 मीटर आएगा आंसर। ठीक है, 35 मीटर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसको अलग करती है, धातु को मेटलॉइड से, धातु को हैलोजन से, धातुओं को अधातुओं से, धातुओं को मेटलॉइड से। तो आपने पीरियोडिक टेबल देखा ही है, देख लीजिए। इसमें जो हमारी टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ये जो आप जिगजैग रेखा देख रहे हैं, ये किसको किसको अलग करती है। इसमें हमारी क्या होती है, ये हमारी उपधातुएं होती हैं। ठीक है, कौन सी होती हैं, उपधातुएं होती हैं। तो ये हमारी इधर साइड जो होती हैं हमारी अधातुएं होती हैं, इस साइड जो होती है हमारी धातुएं होती हैं। और जो जिगजैग रेखा होती है ये हमारी धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन सी, धातुओं को अधातुओं से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, आपको बताना है ऊर्जा की मात्रा। तो इसमें क्या क्या दिया है, हमारा आर का मान दिया है, आई दिया है और हमारा क्या दिया है, टी दिया है। तो इससे मिलकर हमारा एक फार्मूला बनता है H = I² RT, जहाँ पे आई का मान दिया है 1.5, तो इसका स्क्वायर करेंगे हमारा कितना जाएगा 2.25। ठीक है, इंटू आर का मान हमारा 10 दिया है, इंटू टाइम जो दिया है 1 मिनट। 1 मिनट को हम लोग सेकंड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, 60 सेकंड से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 60 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका मान आ जाएगा हमारा 1350 वाट। ठीक है, कितना मान आएगा, 1350 वाट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के लिए और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। आपको बताना है त्रसार, प्रजनन, श्वसन। तो जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रजनन। प्रजनन से क्या होता है, जो व्यक्तियों की संख्या होती है वो बनी रहती है तथा इनका विलोपन नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टू हार्मोन्स क्या होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले पौधे द्वारा संश्लेषित नियामक जो होते हैं हमारे फाइटो हार्मोन कहलाते हैं। इन्हें हम लोग पादक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज़रूरतों के अनुसार धातुओं को अलग अलग आकार दिया जा सकता है क्योंकि उसमें निम्न में से कौन सा गुण होता है। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आघातवर्धीनता और तन्यता। इसके द्वारा हम लोग धातुओं को किसी भी आकार में इसको ढाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणविक संख्याओं पर आधारित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो हमारे आधुनिक आवर्त सारणी है वो हमारी परमाणविक संख्याओं पर आधारित है, जबकि जो डोबेनाइनर का ट्रिक नियम था, ऑक्टेट का, न्यूलैंड का ऑक्टेट नियम था और मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी ये हमारी परमाणु भार पर आधारित थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तथा द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के अनुपातिक होता है। त्वरण किसके अनुपातिक होता है। तो अभी आपने आपको फॉर्मूला बताया था, g बराबर क्या होता है हमारा, कैपिटल G me/r² के बराबर होता है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, यदि 5 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो त्वरण कितना होगा। तो हमारा त्वरण क्या होता है, त्वरण ए बराबर होता है हमारा ΔV/T। क्या होता है, ΔV/T। तो ΔV बराबर क्या होता है, V2 - V1/T, अर्थात अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो हमारा अंतिम वेग कितना है, 10 माइनस प्रारंभिक वेग 5 और बटे 5। 10 में से 5 जाएगा 5, 5 बटे 5 हमारा हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो हमारा गिबरेलिन अम्ल होता है उससे पौधों के बौनापन को खत्म किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा। पारा क्या होती है, वो हमारे कमरे के टेम्परेचर पर द्रव रूप में होती है। अगर यहीं पर आपसे अधातु पूछता तो आप ब्रोमीन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, ब्रोमीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, जिस प्रकार कार्य जूल से संबंधित है उसी प्रकार पावर किससे संबंधित होगा। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, तो पावर का मात्रक क्या होता है, हमारा वाट होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक का उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए किया जाता है। तो आपको अगर सटीक पीएच का मान निकालना है तो उसका वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होता है उसका उपयोग करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, अंडा अंडाशयों से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा अंडवाहिनी।
जिसे हम लोग डिंब वाहिनी भी कहते हैं, ठीक है। इसका नाम अंडवाहिनी भी है। इससे क्या होता है, अंडा जो होता है अंडाशय में लाया जाता है, इसे इंग्लिश में फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। और ये हमारे था वीडियो का अंतिम प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।